हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के इस सैटरडे की क्लास में। हर सैटरडे कोई क्लास होती है, आपको मालूम होगा। आप किसी भी मीडियम से आते हो, हिंदी से, गुजराती से, पंजाबी से, है ना। इंग्लिश को अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की तरह अप्रोच नहीं किया है ना, तो इस सेशन से आप करने लगते हो। इनफैक्ट उनसे भी अच्छा आप अप्रोच करोगे। आप सेंटेंस को ब्रेक करोगे, अपने दिमाग में हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निकालोगे, उसकी जगह को डिटरमिन करोगे और फिर लॉजिक के साथ समझोगे वो सेंटेंस वैसा ही क्यों बना हुआ है। चलिए शुरू करेंगे। लॉजिक, पूरी लॉजिक की क्लास है, बस आपके फोकस की ज़रूरत है ना। आज का जो आर्टिकल है वो हमने उठाया है इकोनॉमिक टाइम से। 100 रुपये पर लीटर कई कई जगह पे आपको पेट्रोल और डीजल देखने को मिल रहा है ना। तो इसी पे बेस्ड एक इकोनॉमिक आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपने आर्टिकल का टाइटल। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, फिर अपने एसबीटी लगा के देखेंगे इसमें से अपने को क्या सीखने को मिलता है। चलो, कह रहे द सोरिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैज़ द आरबीआई गवर्नर वरीड। कह रहे सोर होते हुए जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस का मतलब होता है दाम, सोर का मतलब है चढ़ते हुए, है ना, इंक्रीज होते हुए। इसका उल्टा होता है प्लंज, गोता लगाते हुए, नीचे आते हुए। कह रहे जो सोर करते हुए प्राइसेस हैं, चढ़ते हुए जो दाम है, और किसके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और किसके, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के, इंडस्ट्री में यूज होने वाले कच्चे माल के। कह रहा है इन्होंने आरबीआई गवर्नर को वरीड बना दिया है, हैज़ द आरबीआई गवर्नर वरीड। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा कैसे बनी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। अगर आप लाइक्स देते हो तो मुझे मालूम चलता है ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपके काम भी आ रही है ना। आ जाओ। ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ये। आप इसको रिटर्न में कम देखोगे, लेकिन न्यूज़पेपर्स में मिल जाती है फिर भी, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है फॉर्मल इंग्लिश को ज़्यादातर यूज़ नहीं भी करते। अब पहला सेंटेंस देखो, ये सिंपल वाला सेंटेंस है। द क्वेश्चन हैज़ कन्फ्यूज्ड मी, सवाल ने मुझे कन्फ्यूज बना दिया है। द क्वेश्चन हैज़ कन्फ्यूज्ड मी, ये सिर्फ और सिर्फ हैज़ नाम की वर्ब के साथ होता है ना। हैज़ की जो भी फॉर्म्स हैं, हैव है और हैड है, उन्हीं के साथ। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख सकता हूँ इसको, द क्वेश्चन हैज़ मी को मैं उठा करके ले आया कन्फ्यूज्ड और हैज़ के बीच में। द क्वेश्चन हैज़ मी कन्फ्यूज्ड, समझ गए ना। इसी तरीके से ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही द पिक पॉकेट हैड फूल्ड मी, ये जो जेब कतरा था इसने मुझे पागल बना दिया, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ द पिक पॉकेट हैड फूल्ड के बीच में मी को ले आओ, है ना, हैड और फूल्ड के बीच में, हैड मी फूल्ड। वैसे ही द न्यूज़ हैज़ वरीड मी, न्यूज़ ने मुझे परेशान बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, द न्यूज़ हैज़ मी वरीड। यहाँ पे यू भी हो सकता है, यहाँ पे हर भी हो सकता है, समझ गए ना। कोई भी प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है, इसमें मी आना जरूरी नहीं है। मान लो पिक पॉकेट ने मनीषा को बनाया था वरीड, तो यहाँ पे हैड मनीषा फूल्ड, है ना, हैड मनीषा फूल्ड भी आप लिख सकते हो। तो अब समझ गए होंगे आई थिंक, यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हैज़, प्राइसेस ने हैज़ बना दिया है आरबीआई गवर्नर को वरीड। तो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसा है, हैज़ वरीड द आरबीआई गवर्नर, है ना। गवर्नर साहब वरीड के बाद में आने चाहिए अगर फॉर्मल अंदाज में लिखा जाए तो। चलो बढ़ते हैं एसबीटी की तरफ। एसबीटी के कुछ रूल्स हैं सिंपल से। सभी नाउन्स मैंने ग्रीन कलर में डाल दिए हैं, सभी के सभी नाउन्स, प्रोनाउन और जेरेंट्स आपको मिलेंगे ग्रीन में। यहाँ पे आपको ब्लू में मिलेंगे एडजेक्टिव्स, येलो में मिलेगी कंजंक्शन, रेड कलर में मिलेगी वर्ब, और जो रह जाए वो या तो डिटरमाइनर होगा AND, या फिर वो प्रेपोजिशन होगा, डार्क ब्लैक में होगा तो, है ना, प्रेपोजिशन। अपने पास 2-3 रूल्स हैं एसबीटी के, सिंपल से रूल आप सीख लें पहले। पहला रूल ये है कि इन ग्रीन वालों में से ही कोई बनेगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा रूल ये है, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब्स होंगी, है ना। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स होंगी, एटलीस्ट 5 तो होंगी, है ना। तीसरा नंबर रूल ये कहता है जितनी भी प्रेपोजिशन है उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। मान लो प्राइसेस आपका सब्जेक्ट बन गया ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जो ग्रीन वाले देख रहे हो ना, इन्हीं में से कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ग्रीन वाले वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नाउन्स, यही आपका सब्जेक्ट बनेंगे, यही ऑब्जेक्ट बनेंगे प्रेपोजिशन का, और इनके लिए एक वर्ब जरूर आएगी जितने सब्जेक्ट होंगे उनके हिसाब से। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है नाउन्स और एडजेक्टिव्स में फ़र्क करने में, तो उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो मैंने आपके सामने लगा रखी है। मान लो अगर इसके आगे मैं मेरा लिखूं और इसके आगे मेरा लिखूं, तो मैं यहाँ बोलूँगा मेरा सोरिंग, मेरा बढ़ता हुआ, या मेरा जो है चढ़ता हुआ। क्या, बैंक बैलेंस, पारा, गुस्सा,
मेरा चढ़ता हुआ क्या, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरा चढ़ता हुआ जैसे आप बनाओगे ना, मेरा सोरिंग, ये कोई फ्रेज नहीं बनेगा। लेकिन मैं जैसे लिखूंगा मेरे प्राइसेस, मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसके प्राइसेस हैं, या मैं खुद ही कोई प्रोडक्ट हूँ, है ना, तो मेरे प्राइसेस, तो मेरे दाम बिल्कुल सेट बैठ रहा है, समझ गए ना। अगर मेरा तेरा से सेट बैठ जाए तो नाउन है, अगर सेट ना बैठे तो एडजेक्टिव है। कहीं भी लगा के देख लो आप, जैसे ही आप लगाओगे मेरा वरीड, तेरा वरीड भाई, तेरी वरीड मम्मी, कौन तेरा वरीड, है ना, मेरा परेशान कौन। चलो, सोरिंग एक एडजेक्टिव है, प्राइसिस एक नाउन है। सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो और किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट, समझ गए ना। इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, तो यही आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सोरिंग नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। कौन से प्राइसेस, जो चढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहा है ये वाला एडजेक्टिव, इससे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट आपको मिल गया। रूल नंबर 1 के हिसाब से आपको ढूंढनी है वर्ब, है ना, वर्ब कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ब तो मिली नहीं, अब ऑफ प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट और देना पड़ेगा। अब इसके लिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट्स, दोनों नाउन है। अगर दो नाउन आजू बाजू में आ रहे हों और उनका कोई कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो तो वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स दो अलग नाउन्स हैं, लेकिन साथ में जुड़ने पे इनका एग्जिस्टेंस होता है। बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये एक ही नाउन की तरह काम करेंगे। ऑफ प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना था, ये वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये मिल गया। आगे बढ़ो, आगे लगा हुआ है कॉमा और फिर लगा हुआ है एक एडजेक्टिव, इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया रॉ मटेरियल नाम के कंपाउंड नाउन को। देखो, इस ऑफ प्रेपोजिशन ने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकती है एक प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, अगर बीच में कॉमा, कॉमा या एंड हो, ठीक है। तो इस ऑफ प्रेपोजिशन ने पहला ऑब्जेक्ट लिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया रॉ मटेरियल, ठीक है। और रॉ मटेरियल कौन से, इंडस्ट्रियल हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इस एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहे हैं। और आगे बढ़ो, हैज़ नाम की वर्ब आई है। ध्यान देना, अगर प्राइसेस मेरा सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कैसी होगी, इसकी वर्ब होगी प्लूरल, हैज़ की जगह पे हैव लगना चाहिए था। तो इनफॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर लिखी हुई है और इसने इसमें एरर भी की हुई है। आप इस एरर को ना करें, एसबीटी से चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे हैव आना चाहिए। आगे बढ़ो, हैज़ द गवर्नर वरीड। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अगर दूसरे तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको। देखो, अगर आपको फॉर्मल तरीके से बताऊं तो हैज़ वरीड द आरबीआई गवर्नर, इसमें हैज़ होगी हेल्पिंग वर्ब, वरीड होगी मेन वर्ब और गवर्नर हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। किसको वरी किया, गवर्नर साहब को। और अगर आपको इनफॉर्मल तरीके से देखना हो, जैसे स्ट्रक्चर बनी है, उसमें इसको हैज़ को मेन वर्ब मान लेते हैं, गवर्नर को मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और वरीड को एक एडजेक्टिव मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ चुके हैं, कई सारी वर्ब्स के साथ में आता है, जैसे फाइंड के साथ में आता है, मेक के साथ में आता है ना, नेम के साथ में आता है, कॉल के साथ में आता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक समझ गए होंगे। इस एसबीटी मेथड से आप चले तो आपको पता लगा यहाँ पे हैज़ नहीं हैव आना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस थोड़े लंबे वाले उठाएंगे, पहले इसको पढ़ेंगे सिंपल तरीके से, फिर इसको पढ़ेंगे एसबीटी से, है ना। आ जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ऑन फ्राइडे पुट ऑनस ऑन द सेंटर एंड द सीट्स। कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जो है मिस्टर शक्तिकांत दास, इन्होंने फ्राइडे को, शुक्रवार को रख दिया सारी जिम्मेदारी। ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नर साहब ने पुट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और किसके ऊपर, एक तो सेंटर के ऊपर और एक स्टेट्स के ऊपर। और क्यों, इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। और कैसे, थ्रू कंसर्टेड पॉलिसी मेजर्स, मिले जुले पॉलिसी मेजर्स के जरिए। थ्रू मतलब जरिए, कंसर्टेड मतलब कोऑपरेशन से, सबके मिले जुले, है ना। और पक्का ये करना डैड कि ये करंट कॉस्ट बिल्ड इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स डज नॉट एस्केलेट फर्दर। जो हाल में कॉस्ट बिल्ड हो रही है, दाम जो है बिल्ड हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और इस तरह के रॉ मटेरियल्स में, वो एस्केलेट नहीं होते हैं, वो और ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं फर्दर और आगे। समझ गए ना। तो शुक्रवार को गवर्नर साहब ने सारी जिम्मेदारी सेंटर और स्टेट पे डाल दी कि आप पक्का करो, अपनी ऐसी पॉलिसी बनाओ कि इनके जो दाम है और आगे ज़्यादा ना बढ़े, ना पेट्रोल के ना बढ़े, ना रॉ मटेरियल्स के आगे एस्केलेट हों। अब आ जाओ, इसको देखेंगे एसबीटी मेथड से। सबके सब आपके सामने वर्ड्स हैं, कलर दिया हुआ है, आपको मालूम चल जाएगा, है ना। अब शुरू करने वाला हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एक प्रॉपर नाउन है। हर वो चीज़ जो अपने आप में यूनिक हो पूरी दुनिया में, वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी इंसान का नाम, किसी शहर का नाम, देश का नाम, संस्था का नाम, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब के सब क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स की एक पहचान ये भी होती है, मान लो उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, सिवा प्रेपोजिशन के या किसी आर्टिकल के। तो ऑफ का ओ छोटा है, पर आर्टिकल होता तो उसका ए भी छोटा होता। समझ गए ना? जो मेन वर्ड्स है उनका सबका पहला अक्षर जो है कैपिटल है। अब देखो ये हो गया आपका आरबीआई, इसका एब्रीविएशन। अब आगे देखो गवर्नर। पहले आपको मिला एक प्रॉपर नाउन, फिर आपको मिला एक दूसरा नाउन गवर्नर, है ना, कॉमन नाउन। फिर मिला एक और प्रॉपर नाउन शक्तिकांत दास। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन प्लस में नेम कॉम्बो, है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। समझ गए ना? ये सारा का सारा एक ही नाउन की तरह बिहेव करता है तो ये एक ही पर्सन। बात तो शक्तिकांत दास की हो रही है, इसके बारे में बताया गया गवर्नर भी हैं और आरबीआई के गवर्नर है ना। ये एक पूरा का पूरा सिंगल नाउन की तरह बिहेव करता है। तो आपको सेंटेंस का पहला डेजिग्नेशन प्लस नेम का कॉम्बो नाम का नाउन मिला, जो ना किसी प्रेपोजिशन से ना किसी वर्ब से जुड़ा है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। बड़े ऑन क्या है? प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फ्राइडे। फ्राइडे एक प्रॉपर नाउन है, देखो एफ बड़ा है। समझ गए ना? एक दिन के नाम के, वार के नाम को हम हमेशा प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ो। सब्जेक्ट की अभी तक वर्ब नहीं मिली, वर्ब आपको मिली पुट। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे आपसे सवाल है मेरा, पुट की V1 V2 V3 पुट ही होती है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये V2 है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये V2 है। आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करोगे ये इसके लास्ट में बताऊंगा, सेंटेंस पूरा करने के बाद में। और आगे बढ़ो। अब मिला ऑनर्स नाम का नाउन। वर्ब के बाद में कोई नाउन आ रहा हो, वर्ब के बाद में कोई नाउन आ रहा हो और उस नाउन को आप व्हाट या हुम से रिप्लाई करवा सकें वर्ब का, तो वही नाउन कहलाएगा आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या पुट किया, क्या रखा? व्हाट का रिप्लाई कर रहा है ना, इन्होंने रखा ऑनर्स को, इन्होंने रखा जिम्मेदारी को। क्या का रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई करने वाला नाउन इस वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ो। मामला अभी तक सेट है। सब्जेक्ट आपको मिल गया है गवर्नर साहब, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट हैं आपके। और ये हो गई आपकी वर्ब सब्जेक्ट की, जो कि V2 है। आपको बताना है क्यों V2 है, ये V1 या V3 क्यों नहीं है। आगे बढ़ते जाओ। ऑन प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है सेंटर और एंड के बाद में दूसरा है स्टेट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, दोनों पे रखा गया ये ऑनर्स, है ना, सेंटर पे भी और स्टेट्स पे भी। अब देखो 2 प्लस में इंश्योर, 2 प्लस में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ गए ना, बेस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये क्या होता है? ये नकारा होता है। नकारा क्यों होता है तो ये वर्ब, लेकिन कभी भी मेन वर्ब नहीं बन पाएगी किसी भी सेंटेंस में। ये अर्ध वर्ब बोलते हैं, सेमी वर्ब। ये सारे काम कर लेगी। ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगी नाउन बन के, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, है ना, एडजेक्टिव बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी, लेकिन कभी भी मेन वर्ब बनने का काम नहीं करेगी। इसलिए इसको अपने नकारा वर्ब बोलते हैं। वर्ब तो कभी बन ही नहीं पाती। तो इस केस में ये इन्फिनेटिव जो है ये ऑनर्स के लिए आया हुआ है। कौन सा ऑनर्स है भाई? इंश्योर करने वाला, वो वाली जिम्मेदारी जो इंश्योर करेगी, ये बोलेगा एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। समझ गए ना? कौन सा ऑनर्स? जो इंश्योर करे, पक्का करे। तो ये इन्फिनेटिव इस एडजेक्टिव के लिए आया है, ऑनर्स के लिए। आगे बढ़ो। इंश्योर कैसे करना है? थ्रू कंसर्टेड पॉलिसी मेजर्स। ध्यान देना, थ्रू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉलिसी मेजर्स। इन दोनों को मुझे नाउन बनाना था, मैं भूल गया गलती से, है ना, इनको ग्रीन कलर में देना भूल गया। थ्रू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉलिसी मेजर्स, कंपाउंड नाउन, और ये पॉलिसी मेजर्स हैं कंसर्टेड, जो आपस में मिले जुले होते हैं, एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहे हैं। अब आ जाओ आगे, दैट नाम की कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन का काम क्या होता है? एंड और नीदर और नॉर, इन 3-4 को छोड़ दो। इनके अलावा जो भी आपको कंजंक्शंस मिलेंगी मोटी मोटी, वो नए सब्जेक्ट को और नए क्लोज को इंट्रोड्यूस करेंगी। समझ गए ना? तो एंड वाली को तो ये हमने कोई नया क्लोज नहीं दिया, लेकिन दैट वाली को नया क्लोज देना पड़ेगा। दैट के बाद में आपको नया क्लोज मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अब एक नया सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। नया सब्जेक्ट है कोस्ट बिल्ड। कोस्ट भी एक नाउन, बिल्ड भी एक नाउन, दोनों कंपाउंड नाउन है। इसका मतलब ये कोस्ट में बढ़ोतरी, है ना, दामों में इंक्रीज। करंट जो है हालिया, इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है कोस्ट बिल्ड को। अब ये कोस्ट बिल्ड ही आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नाम का कंपाउंड नाउन। और देखो एंड के बाद में इसी प्रेपोजिशन का दूसरा ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक एडजेक्टिव होता है, रॉ मटेरियल को आप कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो,
और रो को आप एडजेक्टिव मान के नाउन को, मटेरियल को नाउन भी मान सकते हो, कैसे मर्जी मान लो, है ना। मतलब होता है इसका कच्चा माल। चलो अब देखो, इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को भी एक वर्ब चाहिए, कोस्ट बिल्ट, इसकी वर्ब है डज नॉट एस्केलेट। समझे ना, बिल्ड सिंगुलर है इसलिए डज को यूज किया, नहीं तो डू को यूज करते। डज नॉट एस्केलेट सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2, और एस्केलेट कहाँ होना है, फर्दर और आगे। फर्दर का मतलब होता है एडिशनली, एडिशनली और ज़्यादा, है ना, ये एक एड वर्ब है। कहाँ एस्केलेट होना है, और आगे एस्केलेट होना है। ऐसे बना हुआ आपका पूरा सेंटेंस। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझोगे आप अगर आप ऐसे चल रहे हो। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, ये इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 1। ये ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्राइडे, इस ऑन का, और इस ऑन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेंटर और स्टेट्स। ऑनस जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। ऑनस एक सिंगुलर नाउन होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। टू इंश्योर एक एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव है जो कि ऑनस के लिए आया है, वो वाला ऑनस जो कि इंश्योर करेगा। इसको इंश्योर के बाजू में भी रख सकते थे, लेकिन बीच में ये आना जरूरी था, क्योंकि ऑनस किस पे रखा जाएगा पहले हमें ये बताना है ना, सेंटर पे और स्टेट्स पे। अगर ये ना होता तो ये अपने आप इसके बाजू में आ जाता ऑनस के ये वाला एडजेक्टिव। आगे बढ़ो। थ्रू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंसर्टेड पॉलिसी मेजर्स। पॉलिसी मेजर्स का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पॉलिसी मेजर्स, है ना, थ्रू का, और कंसर्टेड एक एडजेक्टिव हो गया। दैट कंजंक्शन आई, सब्जेक्ट नंबर 2 मिला, कोस्ट बिल्ट। इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स, है ना, एंड से जुड़ने के कारण। कोस्ट बिल्ड को वर्ब दे दी हमने डज नॉट एस्केलेट, और एस्केलेट के बाद में एडवर्ब लगी है फर्दर और आगे। आई थिंक अब समझ गए होंगे। अब आपसे मेरा सवाल जो था, कैसे पता लगा कि ये पुट जो है V2 है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर ये V1 होती तो दास जी के लिए पुट्स आता, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पुट्स आता। और अगर ये V3 होती तो यहाँ पे इससे पहले हैज़ या हैड लगा होता। V3 कभी भी हैज़, हैव या हैड के बिना नहीं आएगी, मेन वर्ब बन के, एडजेक्टिव बन के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन वर्ब बन के कभी भी हैज़, हैव या हैड के बिना नहीं आएगी। तो ना तो हैज़ हैव हैड है, ये V3 है नहीं, और इसके आगे एस लगाओगे तब ये V1 बनेगी, ये V1 भी है नहीं, तो बच्ची क्या ये V2। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जैसे अभी ये ग्रामर को सीख रहे हो मेरे साथ SBT मेथड से, ऐसे ही मैंने शुरू से लास्ट तक पूरी ग्रामर को कवर किया। तो ये सब चीज़ों के साथ ही हमने अपने ग्रामर कोर्स को पूरा किया है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट से, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। 30-32 पार्ट्स हैं, पार्ट 0 से चलाते हुए आना 32 में तक। 2 वीक में इसी मेथड से SBT से ही SSC और बैंक की पूरी ग्रामर इसमें आ जाएगी। ठीक है, आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करें। 2 वीक में आप अपनी इंग्लिश के गेम को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, ये छोटा सा ही है। अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट इन क्रूड प्राइसेस, the high indirect taxes on the two products have contributed to its higher retail prices। देखो यहाँ भी एक एरर है, SBT से चलोगे तभी पता लगेगी, नहीं तो पढ़ना मुश्किल है उसको, है ना। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर SBT में जाएंगे। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम मतलब सिवा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में सिवाय, है ना, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको बिसाइड्स, या इसको बोल सकते हैं एडिशनली, एडिशनली। ठीक है, कह रहे सिवाय ग्लोबल मूवमेंट के, मतलब इसके सिवा ग्लोबल मूवमेंट के, पूरी दुनिया में जो हरकत आ रही है क्रूड के प्राइसेस में, कभी प्राइस ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। कह रहे इसके सिवा जो हाई इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इसके साथ साथ जो बड़े हुए डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस, इन 2 प्रोडक्ट्स पे, एक तो आपने देख लिए दोनों प्रोडक्ट्स कौन से हैं, पेट्रोलियम और रॉ मटेरियल। कह रहा है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और किसमें, इनके हायर रिटेल प्राइसेस में। इन्हीं दोनों ने, इन दोनों चीज़ों ने ही, मतलब ग्लोबल मूवमेंट ने और इंडायरेक्ट टैक्सेस ने, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इनके बढ़ते हुए रिटेल के दामों में। आ जाओ SBT मेथड से। अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो आप मुझसे पूछोगे सर अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन है, मुझे तो नहीं पता था। यार आज पता लगा ना तुझे। अपार्ट फ्रॉम एक बाय, इन, ऑन, एट, है ना, विद, ये सब प्रेपोजिशन होती हैं। आज आपको पता लगा कि अपार्ट फ्रॉम भी एक प्रेपोजिशन होती है, तो उसको लिखो कहीं, राइट इट इन योर नोटबुक। अगर नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आप कंफ्यूज रहोगे, है ना। नई चीज़ सीखो और उसको नोट डाउन करो। तो ये हो गई आपकी प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मूवमेंट। मूवमेंट कैसी चाहिए, ग्लोबल, दुनिया भर की, वैश्विक। ग्लोबल एक एडजेक्टिव की तरह मूवमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्रूड प्राइसेस। 2 नाउन बने हुए हैं, दोनों नाउन मिल जाएंगे तो बन जाएगा क्रूड के दाम, कंपाउंड नाउन बन जाएंगे, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे।
क्लियर इतना? सब्जेक्ट अभी तक नहीं मिला, वर्ब अभी तक नहीं मिली। अब आगे बढ़ो। द हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाई क्या है? एक एडजेक्टिव। इनडायरेक्ट क्या है? एक एडजेक्टिव। टैक्सेस क्या है? एक नाउन। ये आपका पहला ऐसा नाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? इन आ रही है, अपार्ट फ्रॉम आ रही है, लेकिन इन दोनों को तो मिल गए ना अपने ऑब्जेक्ट। इससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन ऐसी नहीं आ रही जो कि इसको अपना ऑब्जेक्ट बना ले, ना इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, तो यही है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है? पीछे ऐसा लगा हुआ है तो प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है बहुवचन है। आगे बढ़ो। सब्जेक्ट को देनी है एक वर्ब, वर्ब तो मिली नहीं, आगे ऑन प्रेपोजिशन मिली, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स। इसको टू नाम का न्यूमरल एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। अब आगे बढ़ो। हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। इन टैक्सेस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आ गई। शाश्वत सत्य है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट आपके सामने है और वर्ब भी आपके सामने है। बात खत्म, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। कॉन्ट्रीब्यूट टू, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिटेल प्राइसेस, और किसके? इसके रिटेल प्राइसेस हायर। हायर भी एक एडजेक्टिव है और इसके, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मेरे, तेरे, हमारे, तुम्हारे, ये सब एडजेक्टिव ही होता है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव। रिटेल प्राइसेस जो है कॉन्ट्रीब्यूट टू के बाद में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़, ये इट्स, हायर, दोनों एडजेक्टिव। ये इट्स किसके लिए आया है? इट्स आया है टैक्सेस के लिए, सॉरी प्रोडक्ट्स के लिए। टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स पे लगे हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्ट्स के हायर रिटेल प्राइसेस में। अगर इस प्रोनाउन को मैं देखूं जो कि इस प्रोडक्ट्स के लिए आया है, तो मुझे इट्स नहीं यहाँ पे लगाना चाहिए देयर। टू प्रोडक्ट्स है ना, इसने खुद बताया, इसने खुद ने लिखा कि दो हैं। अगर दो हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट्स नहीं, वो बल्कि आएगा देयर। अगर एसपीटी मेथड से तोड़ोगे सेंटेंस को तो आपको पता लग जाएगा ये प्रोनाउन किसके लिए लगाया गया है ना। प्रोनाउन लगा इसके लिए तो इसकी जगह आना चाहिए देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है, इसमें भी शायद एक एरर है। इस सेंटेंस को पहले सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, फिर एरर को पहचानेंगे एसबीडी से। इन अ वीडियो स्टेटमेंट आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज बाय मंथली मीट, दास सेड द स्पाइक इन पेट्रोल प्रोडक्ट प्राइसेस along with the sharp increase in industrial raw material prices have resulted in a broad-based increase in prices of services and manufacturing products in recent months। ये सेंटेंस अपने आप में एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। 2021 में या 20 में जो एग्ज़ाम आप दे के आए हो या देने वाले हो, उसमें कैसा आप क्वेश्चन पेपर फेस करोगे, ऐसा ही आता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है ना। और इसी में ही कहीं एरर छुपी होती है। अब एसबीडी लगा के उस एरर को मैं ढूंढने वाला हूँ। चलो, कह रहा है एक वीडियो स्टेटमेंट में, और कब? मंडे की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाय मंथली मीट के बाद। इस मीट के बाद जो 2 महीने में एक बार होती है, इसके बाद एक स्टेटमेंट देते हुए वीडियो स्टेटमेंट में दास साहब ने ऐसा कह दिया कि जो स्पाइक है, जो शोर है, जो इंक्रीज है ना, जो बढ़त है पेट्रोल प्राइसेस में, और साथ ही साथ जो शार्प इंक्रीज आया है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्राइसेस में। कह रहा है ये दोनों की दोनों चीज़ें, एक तो ये वाला इंक्रीज और ये वाला एक स्पाइक, ये दोनों चीज़ें रिजल्ट हुई हैं, नतीजा निकला इनका ऐसा वाला एक इंक्रीज जो है ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड मतलब जिसका बेस, आधार बड़ा ब्रॉड है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। समझ गए ना? इन दोनों के दाम बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों के दाम में बढ़ गए, दाम में बढ़ोतरी हो गई है ना। तो ये रिजल्ट हुए हैं ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज में, बड़े दायरे वाले बढ़त में। और किसके अंदर? प्राइसेस के अंदर, सर्विसेज की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की हाल के महीनों में। जब पेट्रोल महंगा, कच्चा माल महंगा, तो जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं और जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बन के आ रहे हैं, वो भी रीसेंट मंथ्स में बढ़ गए हैं। ऐसा कहना है दास साहब का। आ जाओ, इसको अब एसबीटी लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस अपना ये, इसके बाद आपको एक सेंटेंस मिलेगा फॉर योर होमवर्क, है ना। चलो, इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है वीडियो। वीडियो के बाद में एक और नाउन रखा स्टेटमेंट। वीडियो स्टेटमेंट को मिला दो, क्या मतलब हो गया? वीडियो से आने वाली स्टेटमेंट। समझ गए ना? क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। सब्जेक्ट का कहीं पता नहीं, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। आफ्टर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज बाय मंथली मीट। देखो, मीट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज पजेसिव बना हुआ ना, पजेसिव एक एडजेक्टिव होता है। और बाय मंथली जो 2 बार हो, बाय मंथली, देखो मंथ एक नाउन, उसके आगे एलवाई लगा, ध्यान रखना हमेशा। नाउन के आगे एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, मंथ के आगे एलवाई लगा तो क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। महीना एक नाउन, नाउन से बन गया एडजेक्टिव, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव। समझ रहे हो ना?
आफ्टर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये मीट वाला नाम का नाउन, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। इनका ऑब्जेक्ट है वीडियो स्टेटमेंट नाम का कंपाउंड नाउन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, दास जी आ गए। देखो इस कोमा के बाद ये यूं कहना चाह रहा है कि मेरा इस दास का ना आफ्टर से कोई कनेक्शन है ना इन से कोई कनेक्शन है, ठीक है ना, इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दास जी पहला ऐसा एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, देखो डी बड़ा है, जो कि सेंटेंस का बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी है V2 में, ठीक है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। अब देखो सेड के बाद में एक नाउन पड़ा है स्पाइक, पर क्या ये सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है? दास जी ने तो पूरी बात बोली है, ये पूरी की पूरी बात बोली है, समझ रहे हो मेरी बात को? दास जी ने सेड नहीं किया स्पाइक को, दास जी ने पूरी बात को सेड किया है। अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो यहाँ पे दैट नाम का एक कंजंक्शन होना चाहिए था, से वर्ब के बाद दैट नाम का कंजंक्शन आता है, लेकिन आपको पता है ये वाला कंजंक्शन दैट जो है हम अक्सर मिस करते हैं, है ना। उसने मुझे कहा कल टाइम पे आना, उसने मुझे कहा कि कल टाइम पे आना, तो ये की जो है हिंदी में भी मिस हो जाती है और इंग्लिश में भी मिस हो जाती है, समझ गए ना। तो यहाँ पे दैट नाम की कंजंक्शन है, याद रखना ऐसी वर्ब्स के बाद दैट हमेशा रखा हुआ होता है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर ये दैट कंजंक्शन है ना मेरे भाई, तो सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 तो मिल गई, अब सब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा इस दैट के बाद, जो कि कौन है? स्पाइक, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2। अब स्पाइक को बोलते हैं इंक्रीज, है ना, स्पाइक मतलब इंक्रीज। अब इसकी वर्ब ढूंढनी है, लेकिन इसके बाद में इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पेट्रो, प्रोडक्ट, प्राइसेस, 3 नाउन एक साथ मिले हुए हैं, कंपाउंड नाउन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गए। अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंक्रीज, शार्प एक एडजेक्टिव है, इंक्रीज के बारे में बता रहा है, बहुत ही टेढ़ा या तीखा इंक्रीज। और किसके अंदर इंक्रीज? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। देखो मटेरियल नाउन, प्राइसेस नाउन, इंडस्ट्रियल और रॉ दोनों एडजेक्टिव इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिला हुआ है ये वाला कंपाउंड नाउन, अलोंग विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिला हुआ है ये वाला इंक्रीज, और इनको मिला हुआ है मटेरियल प्राइसेस। अभी भी स्पाइक की वर्ब नहीं आई है। अब देखो स्पाइक की वर्ब क्या आई है, स्पाइक की वर्ब आई है हैव रिजल्टेड। जैसे ही आपने एसबीटी से चले आपको मालूम चल गया यहाँ पे एक एरर है। अलोंग विद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो हमारा स्पाइक है ना, पेट्रो प्रोडक्ट प्राइसेस थोड़ा ना सब्जेक्ट है हमारा, इंक्रीज थोड़े ना है, मटेरियल प्राइसेस थोड़े ना है। अगर स्पाइक मेरा सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो स्पाइक तो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए? हैज़। समझ गए ना, यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए हैज़ रिजल्टेड, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब होगी। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फिर से अगेन इंक्रीज, ब्रॉड बेस्ड, पीछे ईडी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रॉड बेस्ड है ना, बेस नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब एक एडजेक्टिव है, अचानक से आई हुई V3। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्राइसेस, ऑफ प्रेपोजिशन है सर्विसेज, सर्विसेज के बाद में एंड लगा है ना, तो ऑफ ने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, पहला ऑब्जेक्ट सर्विसेज और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये भी कंपाउंड नाउन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मंथ्स, रिसेंट एक एडजेक्टिव है। समझ गए, सिंपल तरीके से समझा हमने, है ना। पहला आपका सब्जेक्ट है दास जी, दूसरे इसकी वर्ब है सेड, दूसरा सब्जेक्ट है आपका स्पाइक, इसकी वर्ब है हैव रिजल्टेड। सब्जेक्ट की वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो इसकी जगह आना चाहिए हैज़ रिजल्टेड। बाकी देख लो ये सब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं जो रखे हुए हैं उनके बाजू में, है ना, इनका आपके सब्जेक्ट या वर्ब से कोई काम या कनेक्शन नहीं है। चलिए आज का मैं आपको क्विज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ढंग से फॉलो करो इस टेक्निक को। बहुत लोग करते हैं, सभी टीचर्स करते हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके आप नाम सुनते हो, और वो स्टूडेंट्स भी करते हैं जो इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना। दिमाग में फॉलो करना होता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सब पेपर पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरा दिमाग चलता है ना, अपने आप चलता है, मैं अपने आप ढूंढ लेता हूँ इनमें से कौन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। तो ये सब मेंटल प्रोसेस होगी, कागज़ पे करने वाली प्रोसेस एक वक्त के बाद नहीं होगी, 2-3 महीने के बाद। चलिए ग्रामर सीरीज से ही फॉलो होगा सारा का सारा। ये आपका सेंटेंस है एज अ क्विज, इसको आप पहले कोशिश करें, है ना। अब मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ, और ऐसा ना हो आंसर देख करके इसको कोशिश ना करो, आप जरूर से इसका आंसर देख करके, देखने से पहले ही कोशिश करना। ये आपका आंसर है, ठीक है। जरूर से बताना मुझे कितने % आपने इसको पास किया, सही से ब्रेक किया। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में, जरूर से एक लाइक और शेयर दें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।